तो ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं चेस ओलंपियाड जो है वो बाइनियल टीम चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे एफआईडीई बोलते हैं, वेयर टीम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कॉम्पिटिट। सो द फर्स्ट अनऑफिशियल इवेंट वाज हेल्ड इन 1924। यहाँ देखिए 1924 में फर्स्ट होता है, एंड फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपियाड वाज इन 1927। तो ये अनऑफिशियल है और ये ऑफिशियल है। अब यहाँ देखते हैं इन सिंस 1976 द ओपन एंड वुमेन्स सेक्शन हैव बीन हेल्ड साइमल्टेनियसली। द टूर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ 11 राउंड्स and the team scores point for wins and draws with the goal of outscoring opponent in each match. यहाँ frequency देखिए held every 2 years and autumn in even numbered years. FID organize team represent their countries. So in each match, a team must score at least 2.5 points to win by scoring 1 point for a win and 0.5 for a draw and 0 for a loss. So first unofficial event 1924 और the first women's Olympiad 1957. यहाँ देखते हैं रिसेंट जो है 45th जो चेस ओलंपियाड हुआ जो बुदापेस्ट में होता है 2024 में, और इसमें हमारे इंडिया जो है वन बोथ मेंस एंड वुमेन्स गोल्ड मेडल, हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द नेशन। तो ये काफी हिस्टोरिक था। तो अब इस अभिमन्यु मिश्रा को देखते हैं। ये जो है अमेरिकन ओरिजिन है और ही इज द आल्सो द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू डिफीट वर्ल्ड चैंपियन इन अ क्लासिकल चेस मैच, अ फीट ही accomplished in 2015 against डी गुकेश। So as of late 2025, he is 16-year-old and holds the title of Grandmaster. Origin, he is an Indian origin and represent the USA in chess. तो हमारे पास यहाँ कुछ वर्ल्ड रैंकिंग है इंडिया और वर्ल्ड के टॉप रैंकर जो प्लेयर होते हैं। तो मैग्नस कार्लसन जो है वो रैंक 1 पे आते हैं इन क्लासिकल रेटिंग 2839। हिकारू नाकामुरा ये जो सेकंड रैंक पे और इनका है 2816। एंड फेवियानो कैरुआना ये रैंक 3 है और इनका रैंक है 2789। और जो हमारे डी गोकेस हैं इनका रैंक 11 है और इन्होंने भी मैग्नस कार्लसन को किसी मैच में हराया था, उनका फ्रस्ट्रेशन देखने लायक था। सो रैंक 11 इन द वर्ल्ड एज अक्टूबर 2025 विद क्लासिकल रेटिंग 2752। लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे हमारे जो प्लेयर है अर्जुन इरिगैसी जो है रैंक 4 है, आर प्रगनंद जो है वो रैंक 5 है, विश्वनाथ आनंद का भी अभी भी रेटिंग 13 रैंक पे है, और हमारे विदित गुजराती जो है ये रैंक 28 पे आते हैं क्लासिकल रेटिंग 2786। तो इनका याद रखना ये 11th पे। डी गुकेश अच्छे प्लेयर है लेकिन इनका क्लासिकल रैंकिंग देख रहे हैं ये थोड़ा ऊपर है, उनसे ज़्यादा अच्छा रैंकिंग है अर्जुन का, फिर प्रगनंद है, फिर विश्वनाथ आनंद है, फिर विदित गुजराती है, और ये तो टॉप प्लेयर्स हैं ही। तो इतना रिसर्च करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अ, ये जो स्टेटमेंट है इन इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड गुकेश डोमनराजू बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट प्लेयर विन आफ्टर। तो ये देखिए वर्ल्ड्स यंगेस्ट जो विनर है आफ्टर डिफीटिंग रशियन प्लेयर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअल में जो यंगेस्ट एवर जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये जो है अभिमन्यु मिश्रा। तो यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड ये सही होगा। तो ये भी काफी हिस्टोरिक न्यूज है। इंडिया इमर्ज एज द चैंपियन इन इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025, clinching both the men's and women's Kho-Kho World Champions title by defeating Nepal in the final. So Kho-Kho World Cup 2025 टूर्नामेंट बैक बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसको बैक कौन कर रहा है? आईओए। इट इंक्लूडेड ग्रुप स्टेज ऑफ नॉकआउट्स फॉर बोथ डिवीजन मेंस एंड वुमेन। तो इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ये महाभारत से ट्रेस किया जाता है। रिसेंबलिंग डिफेंसिव टैक्टिक्स सिमिलर टू खो-खो रिंग प्ले जो चक्रव्यूह था। So experts believe that Kho-Kho originated in Maharashtra and was initially played on chariots. The modern foot version emerged in 1914 during World War One. अब देखिए खो खो जो है वो कंसिस्ट होता है 9 एक्टिव प्लेयर का विद 3 सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। प्लेयर्स alternate between chasing, defending and tagging opponents. So Kho-Kho was demonstrated at Berlin 1936 Olympic alongside other indigenous Indian sports like Kabaddi and Malakhamb. So growing popularity, Kho-Kho global reach has grown 6 countries in 2020 to 55, and खो-खो ये इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन है एम्स टू एक्सपैंड 90 कंट्री एंड इंडिया बीट्स टू होस्ट 2030। तो ये अलग एक न्यूज़ है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम में, क्योंकि खो-खो जो है ये फर्स्ट टाइम इज एन इंटरनेशनल खो-खो टूर्नामेंट। इट इज सैंक्शन बाय इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन द फर्स्ट। देखिए यहाँ पे आता है फर्स्ट
खो खो वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली, सबसे पहले न्यू दिल्ली में होता है, और जो कि जनवरी 2025 में होता है। एंड इट विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 23 कंट्रीज फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट, और इसी में इंडिया बोथ मेन एंड वुमेन कप को जीतता है। दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी हिस्टोरिकल एंड डिजर्व्स अ प्लेस इन पीटी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने किया है वो क्या है, द इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये तो करेक्ट है, और इन्होंने नेपाल को हराया, ये भी करेक्ट है, बट विद स्कोर ऑफ 78-40 इन फाइनल, ये एक्चुअली वुमेन वुमेन सेक्शन में हुआ था, और 54-36 ये हुआ था आपका मेन सेक्शन में। तो ये काफ़ी ट्रिक किए ये लोग ने डेटा के साथ, और एग्जाम हॉल में इसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसका आंसर सिर्फ ए है। तो यहाँ हम लोग 17 ब्रिक्स समिट को देख रहे हैं, जो कि टुक प्लेस हुआ है रियो de जेनेरियो, ब्राजील में, अंडर द थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, and signed this Rio de Janeiro Declaration. So Indonesia officially joined BRICS, while Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, and Uzbekistan were welcomed as BRICS partner country. So India will assume the BRICS chairship and host the 18 BRICS summit, जो कि 2026 में होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया 18th ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा, जो कि 2026 में होगा, नेक्स्ट ईयर। अभी 2025 है। अब यहाँ पे की आउटकम्स देखते हैं। उससे पहले हम लोग ब्रिक्स को समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ये जो कॉइन हुआ, ये टर्म जिम ओ नील के द्वारा 2001 में किया गया, सिर्फ ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के लिए। लेकिन ब्रिक्स बिगेन फंक्शनिंग एज अ फॉर्मल ग्रुप ड्यूरिंग G8 आउटरीच समिट 2006 में। मेंबर जो इनिशियल 5 ब्रिक्स मेंबर, ब्राजील, इंडिया तक, साउथ अफ्रीका इन 2024, ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथियोपिया ज्वाइन द ग्रुप, व्हाइल इंडोनेशिया ज्वाइन इन 2025। तो इस चीज को समझिए, जो अभी क्या है, ईरान इसका मेंबर बन चुका है। 2010 में आपका साउथ अफ्रीका मेंबर बना था, अभी ईरान है, यूएई है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना भी बना था, लेकिन ये लेटर आउट हो चुका था, यहाँ पे लिखा है। Saudi Arabia has not yet formalized its BRICS membership, while Argentina initially accepted the join, later opted out. So अभी रिसेंटली जो हुआ है वो है इंडोनेशिया। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है ब्रिक्स का? इट अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन, एंड 37.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, दैट इज 37.3। तो हम लोग याद रख सकते हैं, जितना पॉपुलेशन इसका जा रहा है उसी के करीब इसका जीडीपी भी ग्रो जा रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें G20 का ये लोग ने पॉपुलेशन प्लस जीडीपी पूछा था, जो कि अराउंड 85% था। तो इसलिए इसका जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 37.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, सरपासिंग द EU 14.5 एंड G7 29.3। तो इनका की इनिशिएटिव क्या है ब्रिक्स का? न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014, जो हम लोगों ने पहले भी देखा, रिजर्व अरेंजमेंट CRA है, ब्रिक्स ग्रीन सर्व एक्सचेंज, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन चैनल एंड STI फ्रेमवर्क प्रोग्राम। यहाँ देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी में ब्रिक्स एडॉप्टेड लीडर्स स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल AI गवर्नेंस, कंक्लूडेड डेटा इकोनॉमी गवर्नेंस अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीड टू फॉर्म अ ब्रिक्स स्पेस काउंसिल फॉर कोलैबोरेटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इन्होंने अब स्पेस में भी कॉपरेट करने का सोचा है। हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या है? पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज ट्यूबरक्लोसिस टू टैकल हेल्थ डिस्पैरिटीज। कंडेमनेशन ऑफ CBAM। CBAM क्या है? ब्रिक्स नेशन हैव कंडेम्ड एंड रिजेक्टेड द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म of European Union. Similar restrictive trade measures saying they undermine their transition to clear economy. So CBAM is an EU tax on imported goods with more carbon emission, meant to stop carbon leakage but making it item like India steel and cement less competitive in European market. तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन कि ये CBAM किसका है, तो EU का है। और ये क्या करता है? टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स विथ मोर कार्बन इमिशन, मेन टू स्टॉप कार्बन लीकेज बट मेकिंग आइटम लाइक इंडियन स्टील। तो ये क्या हो रहा है कि इंडियन स्टील पे ही ज्यादा सीमेंट लेस कॉम्पिटेटिव इन यूरोपियन मार्केट, इसको लेस कॉम्पिटेटिव कर रहा है। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कार्बन के थ्रू, मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के थ्रू ये लोग हमारे मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए रिजेक्ट किया जा रहा है CBAM को।
अब थोड़ा 16 ब्रिक्स समिट को भी देख लेते हैं, जो कि हेल्ड हुआ था कजान, रसिया में। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो 16 ब्रिक्स समिट से आया है। सो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट, पीएम मोदी वेलकम द रिसेंट एग्रीमेंट विद चाइना फॉर complete disengagement and resolution of 2020 border issues, making it the first bilateral meeting since 2020। समिट का हाईलाइट देखते हैं। न्यू पार्टिसिपेशन जो हुआ है मेंबर का, ब्रिक्स प्लस अलायंस बोलकर, और यहाँ पे इंडोनेशिया को ऐड किया गया है। Focus on multilateralism. Leaders engaged in discussion about strengthening multilateralism, countering terrorism, fostering economic growth, pursuing sustainable development, and addressing the concern of global south. यहाँ देख सकते हैं ब्रिक्स ग्रेन समिट हो गया। इंडिया यूपीआई वाज हाईलाइटेड, ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम टू राइवल स्विफ्ट। और इसी को लेकर यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया कि अगर आप लोग डॉलर को कमजोर करना चाह रहे हैं, तो वहीं से रिलेटेड था। ऑन बिग कैट सपोर्टेड द बिग कैट अलायंस। एंड ये देखिए कजान डिक्लेरेशन पॉइंट है, मिडिल ईस्ट के लिए वेस्टर्न सेक्शन, बिग कैट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिफॉर्म, ग्रेन एक्सचेंज, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ हाईलाइट क्या है, इंडिया चाइना बायलैटरल मीटिंग होता है। ये ब्रिक्स का टोटल ये दिया गया है, और 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 29% ग्लोबल जीडीपी, लेकिन ये बढ़ चुका है, 37% के करीब आ चुका है। और ये है हमारा 16 ब्रिक्स समिट के बारे में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आया है वे क्या बोल रहा है ब्रिक्स के बारे में। क्वेश्चन है, 16 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रसिया इन कजान। ये करेक्ट है। इंडोनेशिया has become a full member of BRICS, ये भी करेक्ट है। The theme of the 16 BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. See how smartly UPSC is dealing with stress, क्योंकि यहाँ पे है एक्चुअली मल्टीलैटरलिज्म, और इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया मल्टीलैटरल, कर दिया कल्चरल। तो आपको एग्जाम हॉल में इतना अपने दिमाग पे काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक क्या होता है कि आप पढ़े हुए हैं, न्यूज़पेपर में भी है, फिर भी बहुत लोग इसको करेक्ट मानते हुए 1 2 3 टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसका ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये है 1 और 2 इसका आंसर होगा। तो हम लोग आ चुके हैं अब थोड़ा लोकपाल के टॉपिक पे। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का जो है, सो हिस्टोरिकल लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पास्ड विद इन इंडियन पार्लियामेंट, paving the way for establishment of Lokpal, जो कि ombudsman है, to fight corruption in public offices and ensure accountability on the part of public official, including Prime Minister, but with some safeguard. So Lokpal bill consists of chairperson and maximum of 8 chair, 8 member maximum। chairperson तो +1 कर सकते हैं हम लोग, of which 50% will be judicial member and 50% shall be from SC ST OBC minorities and women। तो ये जो 50% जो है लोकपाल, वो आपके रहेंगे जुडिशियल मेंबर, यानी कि जुडिशरी से आएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी रिटायर होते हैं। सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन मेंबर ऑफ लोकपाल थ्रू सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, तो कौन इनको इलेक्ट कर रहा है, पीएम हो गए आपके, फिर स्पीकर है, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि सीजीआई नॉमिनेट करेगा +1। तो ये स्पीकर, ये आपको 1 2 3 4 5 लोग मेंबर मिलके आपको एक लोकपाल जो है उसको चूज करेंगे। एमिनेंट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी थ्रू कंसेंसस। सो लोकपाल जुरिस्डिक्शन विल कवर ऑल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सारे कैटेगरी के पब्लिक सर्वेंट को ये क्या करे, ऑल एंटिटीज एनजीओ रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन FCRA इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख पर ईयर आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। एंड ये जो सेंटर है, सेंटर विल सेंड लोकपाल बिल टू स्टेट्स एज अ मॉडल बिल। स्टेट हैव टू सेट अप अ लोकायुक्त थ्रू द स्टेट लॉ विद इन 365 डेज। तो देखिए, लोकपाल विल हैव पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई for cases referred to them by the ombudsman. A high-powered committee chaired by PM will recommend selection of a CBI director. Collegium will be comprised PM, opposition Lok Sabha, Chief Justice of India, PM has been brought purview. Yeah, the appointment of director and prosecution to past recommendation of the CBC. Director of prosecution will also have fixed tenure 2 years like CBI. तो ये सारा उनका पावर देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष पहले, और सेकंड थे प्रदीप कुमार मोहंती, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। लेकिन एक्चुअल हम लोग देखें तो वो है मानिक अ, अजय मानिक राव खानविलकर, ये इनकम्बेंट है अभी। यहाँ देखिए, मेंबर शुड होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर और अंटिल दे टर्न 70। तो यहाँ है 70 ईयर्स।
नॉट 65 और 62 जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ से उठने के बाद वो लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ तो आपको 3-4 साल का लेवरेज देना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखते हुए हम लोग ऐसा रख सकते हैं, must be a person impeccable integrity or outstanding ability within with least 25 years of special knowledge and expertise in subject like anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance and law. A person who is or has been Supreme Court judge or Chief Justice of High Court. Chairperson कौन होंगे? Must be person who is or has been Chief Justice of India or a judge of Supreme Court. तो ये है हमारा कुछ क्राइटेरिया टू बिकमिंग लोकपाल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है। Statement about Lokpal. The power of Lokpal applies to public servant of India, but not to the Indian public servant posted outside India. तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इंडियन जो सर्वेंट बाहर होंगे वो इंडिया के ही सर्वेंट होंगे और उस पर भी अप्लाई होता है। चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट or a member of legislature of any state or unity, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson. तो इन्होंने हम लोग देखा चेयरपर्सन नहीं, आपके करंट चीफ जस्टिस या इनकम्बेंट या आपके जो मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज भी आपको रिटायर और जज भी हो सकते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है। ये लाया ही गया है हायर जो ऑफिशियल है उन पे चेक्स एंड बैलेंस बनाने के लिए। थर्ड को देखते हैं, चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of assuming office as chairperson or member as the case may be। तो ये शायद सही है, आपका ये ओनली 3 होगा। Act of 2013। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मिनिमम एज जो दिया गया वो है एटलीस्ट 45 ईयर ओल्ड ऑन द डेट दे टेक ऑफिस एज लोकपाल चेयरपर्सन और मेंबर। ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी होते हैं वो रिटायर करते हैं आपके 62 और 65 पे, तो इस चीज़ को सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम हॉल में। लेकिन ये आपके 2013 के ही एक्ट में लिखा गया है कि चेयरपर्सन और मेंबर इज 45 ईयर ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस, उससे कम नहीं होना चाहिए। और आपका जो 30 साल है, 25 साल है, दिस इज फॉर लोकसभा, दिस इज फॉर राज्यसभा, एंड ये आपका 35 ईयर्स होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एंड उससे भी प्लस 45 कर देते हैं तो आपका आ जाता है लोकपाल। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। तो इसमें आपके एक्चुअली आते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि होते हैं चेयरमैन, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, फिर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा आते हैं, एंड 2 एमिनेंट पर्सन होते हैं कोई। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा आपका ये जो प्रेसिडेंट है ये कट जाएगा, तो ये हम लोग एलिमिनेट कर दिए। नाउ हम लोग के पास है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये करेक्ट है 3। तो 3 किस में है, यहाँ काटने के बाद 3 इसमें है, तो आपका हम लोग का आंसर है सी। तो ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, पीएम, सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड 2 एमिनेंट पर्सन। तो हम लोग है अभी इसरो के ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ देखिए लिखा है सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस इन इमर्जिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम विद commercial and strategic application. ISRO is committed to provide satellite-based navigation service to meet the emerging demand of civil aviation. So, to meet the civil aviation requirement, ISRO is working jointly with Airport Authority of India in establishing GPS-aided geo-augmented navigation system, जो कि है आपका गगन. To meet the user requirement of the positioning, navigation, and timing service based on the indigenous system, ISRO is establishing regional satellite navigation system called Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS। तो इस गगन को देखते हैं, गगन क्या है? इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन implemented jointly with Airport Authority of India. The main objective of Gagan are to provide satellite-based navigation service with accuracy and integrity required for civil aviation application and to provide better air traffic management. This is for air traffic management over Indian airspace. The system will be interoperable with the other SBS system and provide seamless navigation across regional boundaries. The Gagan signal in space is available through GSAT 8. तो किसके द्वारा है? GSAT 8 के द्वारा एंड GSAT 10। तो इसे याद रखना है, आगे चल के क्वेश्चन बन सकता है। नाउ IRNSS जो इसको नाविक भी बोलते हैं, दिस इज एन इंडिपेंडेंट हमारा फॉर क्रिटिकल नेशनल एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन, टाइमिंग सर्विस ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, शायद बियॉन्ड 500 किलोमीटर जाता है इंडिया के बॉर्डर के, एंड टू प्रोवाइड फेयरली गुड एक्यूरेसी टू यूजर।
सो ये है आपका एसपीएस रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। टू डेट इसरो हैज बिल्ट अ टोटल 9 सैटेलाइट इन आईएनएस। तो टोटल 9 हमारे अंदर नाविक के अंदर आ चुका है, और विच 8 आर करंटली इन ऑर्बिट। 8 करंटली ऑर्बिट में है, एंड 3 ऑफ दी सैटेलाइट आर इन जियो स्टेशनरी। तो 8 में से आपका 3 है जियो स्टेशनरी में, और आपका जो 5 है वो है जियो सिंक्रोनस में। तो इस चीज पे फिर से हम लोग स्ट्रेस करते हैं, जो है 9 में से 3 आपका है जियो स्टेशनरी में, जियो स्टेशनरी, एंड आपका जो है जो रिमेनिंग 5 है वो है जियो सन, जियो सिंक्रोनस, जो सन के साथ है। टू मेंटेन इंक्लिनेशन ऑफ 29 डिग्री टू द इक्वेटोरियल प्लेन, constellation was named Navik Navigation with Indian constellation by Honorable PM Mr. Narendra Modi and dedicated to nation on the occasion of successful launch of INS G1. The 8 operational satellite in INS series are, तो ये आपका 1 से लेके 1G तक है, और the PSLV 39 is being unsuccessful, satellite could not reach the orbit। जो 9th हमारा था वो ऑर्बिट नहीं रीच कर रहा, तो 8 पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, ये क्या है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूजेस सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो देखिए, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, हाँ बिल्कुल सही। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाँ सही है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसा तो नहीं है, ओनली ये नहीं है, और भी अगर कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है जहाँ पे इसरो हेल्प करे तो वहाँ बिल्कुल करेगा। आर्मी को कर सकता है, मिलिट्री को भी कर सकता है, तो सिर्फ एविएशन नहीं, अदर भी जा सकता है, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। थर्ड को हम लोग कट करते हैं तो आता है आपका 1 and 2। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, ये कहाँ हुआ था आपका, फ्रांस, पेरिस में। और आपका ये समिट जो हेल्ड हुआ था वो था एट ग्रैंड पैलियस, न्यूमरस पैरेलल इवेंट्स एंड डे फॉर बिजनेस। तो देख सकते हैं हमारे पीएम भी यहाँ पे अवेलेबल है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये कनाडा के उस समय के जस्टिन ट्रूडो है। यहाँ और किसी को हम लोग देखते हैं कौन है यहाँ पे, तो काफी लोग हैं न्यू फेसेस, मिलोनी नहीं दिख रही हैं, तो ट्रम्प भी नहीं दिख रही है, फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट हमारे उनके बगल में ही है, और ये शायद एंटोनियो गुटेरेस है क्या। तो काफी अलग अलग फेसेस हैं यहाँ पे। तो एआई अभी का जो न्यू जनरेशन इज टोटली बेस्ड ऑन एआई, काफ़ी हेल्पफुल है, और डे टू डे यूजेस में धीरे धीरे इसका यूजेस बढ़ रहा है, और ये अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। नौ इसलिए इस पे पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। सो एआई एक्शन समिट इज ग्लोबल फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर वर्ल्ड लीडर, पॉलिसी मेकर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, और एक्शन समिट पेरिस में ये थर्ड समिट है फॉलोइंग। ये देखिए, ब्लेचले पार्क समिट यूके, एंड सियोल समिट 2023 में 24 में, ये भी एआई से रिलेटेड है। एडवोकेट सेफ ह्यूमन सेंट्रिक एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, तो ये हम लोग मेंस में भी यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को, जो कि आपका है बेले स्ले स्पार्क यूके में, और फिर आपका सियोल साउथ कोरिया में हुआ। सो की थीम क्या था इस एक्शन समिट का, कि पब्लिक इंटरेस्ट एआई, डेवलपिंग ओपन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड environmental benefits, future of work, ensuring AI responsible use through sustained social dialogue, innovation and culture, creating sustainable AI ecosystem especially for creative industry, trust in AI, establishing scientific consensus on AI safety and security, global AI governance, shaping an inclusive and effective international AI governance framework. So outcome of Paris summit क्या है, joint declaration on inclusive and sustainable AI for people and planet, ये signed by 58 countries, including India, India भी इसका signatory है, China, UK except US and UK express रिलेटेड टू एक्सेसिव रेगुलेशन ऑन एआई। तो इनके इन ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इन्हीं के यहाँ से आता है, तो ये लोग नहीं चाहते कि सब इम्प्लीमेंट हो। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट एआई प्लेटफॉर्म एंड इंक्यूबेटर, पब्लिक इंटरेस्ट एआई प्लेटफॉर्म इंक्यूबेटर वाज लॉन्च टू ब्रिज पब्लिक प्राइवेट एआई एफर्ट, ह्यूमन सेंट्रिक एआई इन ग्लोबल प्रायोरिटीज, और ये देख सकते हैं अलाइनमेंट विद एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल एआई इनिशिएटिव, यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, यूनेस्को। तो ये काफ़ी चीज़ है इसमें। व्हाट चैलेंज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एआई, तो ये सारा मेंस ओरिएंटेड है।
तो हम लोगों ने जब उस आर्टिकल को देखा तो यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एआई एक्शन समिट जो हेल्ड होता है ग्रैंड पैलियस फ्रांस, इसमें क्या है, को चेयर विद इंडिया, द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट द बेलेस्ले पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड सियोल समिट हेल्ड इन 24। बिल्कुल सही, उसी आर्टिकल से आ रहा है। अलॉन्ग विद अदर कंट्री यूएस एंड यूके आल्सो साइंड डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहीं से सारे बड़े कंपनी आते हैं, तो ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे ये लोग साइन करें। तो देखिए, काफी क्वेश्चन इजी हो जाता है अगर आप पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं। न्यूज पेपर इज वेरी मस्ट, और पेपर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है। एक एक जो उसमें जो कंट्रोवर्सी है उसको भी समझना है, क्योंकि उसी कंट्रोवर्सी से देखिए आगे क्वेश्चन आगे आपको फॉर्म बन रहा है। तो जो न्यूज में है वही एग्जाम में आ रहा है। तो इसका आंसर ओनली वन है।